So today we are going to discuss about biotechnology principles and processes. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हम लोग समझेंगे कि बायोटेक का यूज़ कैसे करते हैं और एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी है क्या. ठीक है. सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ टू टर्म्स. फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी किससे किससे मिलकर बना होता है? पहला बायो और दूसरा किससे? टेक्नोलॉजी से. सो बायो मीन्स जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड उसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? बायोटेक्नोलॉजी. सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें एज पर रूल्स, सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस दैट यूजेस सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डेरिवेटिव्स देयरऑफ टू मेक मॉडिफाई प्रोडक्ट और प्रोसेसेस फॉर स्पेसिफिक यूज. मतलब किसी भी स्पेसिफिक यूज़ के लिए जब हम कोई टेक्नोलॉजी को डेराइव करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी. किसके अंदर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. हम इसका प्रिंसिपल समझेंगे अभी, और प्रिंसिपल समझने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स हैं. सबसे पहले क्या क्या है? आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए. पहले हमें डीएनए को निकालना पड़ेगा, फिर कटिंग करनी पड़ेगी, फिर सेपरेशन करना पड़ेगा, इल्यूजन करना पड़ेगा, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर. फिर हमें एक वेक्टर चाहिए होगा और वेक्टर क्या करेगा? उसको इंट्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. वेक्टर में क्या करेंगे? हम अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी और हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारा प्रोटीन होगा वो मिल जाएगा. ठीक है. बात करते हैं सिंपल बायोटेक्नोलॉजी की. आपको पता होगा गांव में जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं? अपने पुराने तरीक़ों से करते हैं, ऑर्गेनिक तरीक़ों से करते हैं. ठीक है. दो एग्जांपल आपको देता हूँ. एक पहला ऑर्गेनिक और दूसरा क्या है? दूसरा बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं. ठीक है. लेट्स सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर कोई किसान एक वीट की या फिर एक पैडी की कोई वैरायटी लेता है और उसको ग्रो करता है, तो 1 एकड़ ज़मीन में, 1 एकड़ एरिया में अगर लेट्स सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग में 100 kg ऑफ पैडी प्रोड्यूस होता है. ठीक है. 1 एकड़ एरिया है, एक जो एरिया है उसको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट. ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1 एकड़ एरिया में हमने क्या किया? 100 किलो पैडी उगाया, 100 किलो पैडी उपजाया. और वहीं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उसी 1 एकड़ एरिया में हम कितना तक उगा सकते हैं? 1000 kg से लेकर के हो सकता है 10,000 kg तक भी हम उगा लें. ठीक है. तो ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जहाँ कम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कम ज़मीन में हम थोड़ा ही चीज़ को उगाते हैं, वहीं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उतनी ही ज़मीन में हम बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं. ठीक है. इतनी बात समझ में आई. हो सकता है कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती है. कई बार ये बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, जिससे कि हो सकता है कि हमें कोई बीमारी से हम ग्रसित हों, और इस बीमारी के बाद हो सकता है कि अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी से ग्रसित होने की वजह से में भी कई बार क्या होता है कि अगर हम बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे हम नई तरीके की जो जीन है वो जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उससे क्या होता है? उससे हमारा एक नई दवा बनती है, और वो दवा किस में इस्तेमाल होती है? वो जो हमारी बीमारी है उसको सही करने के लिए. ठीक है. कई बार डेयरीज में यूज़ किया जाता है, नई तरीके की गायों को बनाने के लिए, नई तरीकों को भैंसों को बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. चलिए बात करते हैं. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. अभी एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल, बाला मूवी आई थी, बाला. तो बाला में क्या था? आयुष्मान खुराना के बाल गंजे थे. ठीक है. 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक है हमारा बाला, ठीक है, और दूसरा एक हेल्दी मैन. ठीक है. लेट्स सपोज आप ही समझ लो, एक्स कोई हेल्दी मैन है और दूसरा क्या है? बाला. मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है. लेकिन एक इसको समझने के लिए आप देखो कि बाला के सर पे बाल नहीं है. मतलब बाला के सर पे बाल ना होने का मेन रीज़न, साइंटिफिक रीज़न क्या है? कि उसका जो जीन, जो हेयर ग्रोथ के लिए, जो हेयर फॉलिकल सेल्स का वो जीन जो हेयर को ग्रो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, वो क्या हुआ? ख़राब हो गया, डिसफंक्शन करने लगा, उसका फंक्शन सही से नहीं होने लगा. तो क्या हुआ? उसमें क्या आ गया? बाल्डनेस. ठीक है. और दूसरा एक आदमी है, उस दूसरे आदमी के पास क्या है? उस दूसरे आदमी के पास वो जीन बहुत ही अच्छा है, बहुत फंक्शनल है, उसके बाल बहुत अच्छे से आते हैं. ठीक है. तो बाला का जब जीन खराब हो गया, तो उसकी क्या हो गई? प्रोटीन बनना बंद हो गई. जीन खराब होने से क्या हुआ? उसकी प्रोटीन बनना बंद हो गई, और प्रोटीन बंद होने से क्या हो गया? वो कैसा हो गया? बाल्ड हो गया. ठीक है. इतनी बात समझ में आती है. उसका जीन खराब हो गया, जीन से प्रोटीन बनना बंद हो गई, प्रोटीन बनना बंद हो गई तो हेयर बनना बंद हो गया, मतलब वो बाल्डनेस का शिकार हो गया. इसी तरीके से अगर जो आदमी है उसकी जीन एकदम फंक्शनल है, एकदम फंक्शनल जीन है, उसमें क्या हो रहा है? प्रोटीन भी एकदम अच्छे से बन रही है,
प्रोटीन अच्छे से बनेगी तो उसकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। क्या है, उसकी हेयर ग्रोथ भी बहुत सही है, बहुत एकदम मस्त, उसके काफ़ी सारे हेयर्स आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कैसे ये हुआ। हमको क्या करना है, हमको ये जो बाल्ड वाला आदमी है इसको क्या करना है, इसको इसके सर पे हमें बाल लेके आने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से क्या करेंगे, इसकी जीन में एक दूसरा वेक्टर, एक दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करा देंगे, इसकी सेल में दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करा देंगे। और जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसके सेल में इंसर्ट करा देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें फिर से बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ये समझिए कि लेट सपोज ये एक जीन है, ये एक बाला की सेल है। सेल के अंदर क्या होता है आप सबको पता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, डीएनए कह लें या जीन कह लें, आप सबको पता है जीन क्या होता है, सेट ऑफ डीएनए होता है जो किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या है, जो सेल है वो कैसी है, उसका जीन कैसा हो गया, डिसफंक्शनल, और क्या हो गया, हेयर ग्रोथ अब नहीं हो रही है। ठीक है, हमने क्या किया, एक दूसरा डीएनए लिया और उस दूसरे डीएनए में ये हमारा दूसरा डीएनए है जो फंक्शनल है। ठीक है, और ये हमारा कैसा डीएनए है, डिसफंक्शनल वाला डीएनए। ठीक है, इस डिसफंक्शनल वाले डीएनए में हमने फंक्शनल वाला डीएनए क्या कर दिया, सेट कर दिया। हमने क्या किया, डिसफंक्शनल वाले डीएनए में एक फंक्शनल डीएनए को सेट कर दिया। और फंक्शनल डीएनए जब सेट कर दिया, तो फंक्शनल डीएनए सेट करने के बाद इससे क्या बनने लगी, ये डीएनए जब रिप्लिकेट करेगा तो क्या फंक्शनल डीएनए से अच्छी सेल्स बनेंगी, अच्छे हेयर फॉलिकल वाली सेल बनेंगी, और उससे क्या होगा, एक नए टाइप के हेयर फॉलिकल्स जनरेट होंगे और उससे हेयर की ग्रोथ होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो हम ये सारा प्रोसेस किसके अंदर करने वाले हैं, हम ये सारा प्रोसेस करने वाले हैं इस बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में। और जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। क्या काम है हमारा, सबसे पहला काम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको थोड़ा सा सेल बायो में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं और एक्चुअली में हम डीएनए तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि डीएनए भाई साहब घर में टहल रहा है, हम गए पहुंचे डीएनए के पास और डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। डीएनए तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे दरवाज़ों से, बहुत सारी लेयर से, बहुत सारी मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक, सबसे पहले क्या है, ये हमारी सेल है। सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल। सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल होती है, सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल। ये रही हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, ये ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ कर दी। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर फिर जाके कहीं हमें क्या मिलता है, डीएनए। ठीक है, इतनी बात समझ में। और इस साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, लेकिन हमको इस सेल में क्या चाहिए, सिर्फ डीएनए। ठीक है, क्या चाहिए हमको, सिर्फ डीएनए। तो जब हमको सेल में सिर्फ डीएनए चाहिए, तो जब हम अंदर जाते हैं तो हमको क्या करना है, एक एक करके चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, एक एक चीज़ों को डाइजेस्ट करना है। सबसे पहले हम किसको डाइजेस्ट करेंगे, इस सेल वॉल को। किसको डाइजेस्ट करेंगे, सेल वॉल को। ठीक है, अब सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल में के डिफरेंट सेल वॉल होती है। प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में नहीं होती, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जब प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलुलेज। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलुलेज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। और काइटिन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, काइटिनेज। ठीक है, जैसे ही प्लांट के लिए सेलुलोज बनी होती है सेल वॉल, इसीलिए सेलुलोज रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से फंजाई के लिए काइटिन और काइटिनेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, हम सेल वॉल तो हमने डिस्ट्रॉय कर ली। अब बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, दूसरी क्या है, पहले हमने सेल वॉल डाइजेस्ट कर ली, अब हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, आप सबको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स के बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड्स के बाइलेयर की। और आप सबको पता है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइपेज। तो लाइपेज से हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बात आती है साइटोप्लाज्म में बहुत सारा क्या पड़ा होगा,
हो सकता है बहुत सारा आरएनए पड़ा हो, बहुत सारी प्रोटीन पड़ी हो। तो अगर आरएनए पड़ा है तो आरएनए को हम किससे डाइजेस्ट कर देंगे? आरएनएस से। किससे डाइजेस्ट कर देंगे? आरएनएस से। इसी तरीके से अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को हम किससे डाइजेस्ट कर देंगे? प्रोटीएज से। आरएनए को किससे डाइजेस्ट कर दिया? आरएनएस से। प्रोटीन को किससे डाइजेस्ट कर दिया? प्रोटीएज से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहाँ पहुँच गए? अपने डीएनए के पास। ठीक है, डीएनए के पास पहुँच गए, हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया? डीएनए। इन सब करने के बाद जब हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, बारी बारी से बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं। पहले हमने क्या डाला? सबसे पहले मैंने बताया सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, लेट सपोज अगर प्लांट सेल है तो हमने क्या डाला? सेलुलेज। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए हमने क्या डाला? आपको पता है लिपिड की बनी होती है, तो लाइपेज डाल दिया। फिर आरएनए डिसॉल्व करने के लिए आरएनएज डाल दिया। प्रोटीन डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज डाल दिया। अब क्या बचा इसमें? सिर्फ डीएनए। और डीएनए के साथ डीएनए जब बचा तो डीएनए को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने इसमें क्या पोर किया? चिल्ड एथेनॉल। क्या डाला? चिल्ड एथेनॉल। हमने इसमें चिल्ड एथेनॉल डाला, तो जैसे ही हमने इसमें चिल्ड एथेनॉल डाला वैसे ही हमको डीएनए के बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स दिखाई देने लगे। ठीक है, बहुत सारे डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स हमको डीएनए के दिखाई देने लगे। अब इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने क्या करना है? कट करना है। कट करके हमको एक स्पेसिफिक जीन निकालनी है, जो जीन हमारे लिए काम हो, हमारी डिज़ायर्ड जीन, जो हमारे लिए हम जो चाहते हैं वो वाली जीन हमको कट करनी है। ये जीन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, हमें नहीं पता कहाँ पे। तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। कितना लॉन्ग होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग। और इस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए में 30,000 तक जीन हो सकती हैं। 30,000 तक क्या हो सकती हैं? जीन्स हो सकती हैं। इन 30,000 जीन्स में हमको एक जीन चाहिए। कितनी जीन? कौन सी जीन चाहिए? एक। लेट सपोज हमको वो जीन चाहिए जो बाला के लिए हेल्पफुल हो, जो उसके बालों को, उसके हेयर फॉलिकल्स में बालों की ग्रोथ को बढ़ा दे। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस जीन को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इस जीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको इस डीएनए को काटना पड़ेगा। इसको डीएनए को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अब इस डीएनए को चलते हैं काटने के लिए। जब हमको इस डीएनए को कट करना है तो इस डीएनए को कट करने के लिए, इस डीएनए को कट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। आपको पता हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये बात याद रखना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया में वायरस के डीएनए या फिर आरएनए की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एनसीईआरटी में क्लियर कट डेफिनेशन लिखी है। वो एंजाइम्स जो बैक्टीरिया में वायरस के डीएनए या आरएनए को ग्रो करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस और एक्सोन्यूक्लियेसेस। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियसेस। जैसे ये लेट सपोज हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो एंजाइम्स बाहर से कट करें उनको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियसेस। और जो एंजाइम्स स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करें उनको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, EcoR1। EcoR1 क्या है? EcoR1 ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सर्च करता है किसी डीएनए में। ठीक है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? GAATTC। आपको पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन से पढ़ें वो उसी तरीके से दिखाई देती है, चाहे हम 5 प्राइम से 3 प्राइम में पढ़ें या 3 प्राइम से 5 प्राइम पे पढ़ें। 5:3 पे अगर देखिए तो GAATTC, इधर से देखिए GAATTC। ये किस तरीके से कट करेगा डीएनए को? ये डीएनए को इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, हमने क्या किया? हमने हमारी जो डिज़ायर्ड जीन थी, ठीक है, हमारा लेट सपोज A जीन थी बाला की और B जीन थी एक हेल्दी पर्सन की, तो हमने डीएनए जो बाला का था उसको भी हमने किससे कट किया? ये जो डीएनए था बाला का और ये जो डिज़ायर्ड था इसको भी हमने किससे कट किया? EcoR1 से। याद रहे दोनों को एक ही एंजाइम से कट करना है।
जब दोनों को एक ही एंजाइम से कट करेंगे तो क्या बनेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। कैसे एंड प्रोड्यूस होंगे, स्टिकी एंड जो एक दूसरे से चिपक सकें। तो क्या हुआ, इको R1 से कट किया, कट करने के बाद हमको जो फ्रेगमेंट मिले वो कैसे मिले, स्टिकी एंड वाले फ्रेगमेंट मिले। देखिए स्टिकी एंड वाले फ्रेगमेंट मिले। अब ये स्टिकी एंड वाले फ्रेगमेंट कुछ ऐसे दिखाई देंगे, है ना। अब ये स्टिकी एंड वाले फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया, इन स्टिकी एंड्स वाले फ्रेगमेंट्स को क्या किया, हमने DNA लाइगेज से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, DNA लाइगेज से। DNA लाइगेज से जोड़ा, DNA लाइगेज से जोड़ने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का नया DNA बन गया। कैसा DNA बन गया हमारा, कुछ इस तरीके। इसको जब हम पास लेके आएंगे तो आपको पता है ये ऐसा आएगा, ठीक है, और इसके साइड में इस तरीके से ये ब्लू DNA लगा होगा। इसको जब पास लाएंगे तो ऐसा इस तरीके का दिखेगा। तो हमने DNA लाइगेज से इस DNA को जोड़ दिया। जब हमने इस DNA को जोड़ दिया तो ये जो हमारा बना, ये जो हमारा DNA बना, ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट DNA, rDNA। कैसा DNA बन गया, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, हमने अभी तक क्या बना लिया, अभी तक की क्लास में हमने क्या किया, DNA को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया। उसको क्या किया, आइसोलेट करने के बाद उसको इको R1 एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद दोनों को DNA लाइगेज से जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट DNA। हमने अभी तक रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया। अब अगली क्लास में हम इसको आगे की प्रोसेस देखेंगे कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमारा जो ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था वो ख़त्म होता है।